Hello and welcome to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series of daily news review. In this lecture series, what we are going to cover today is very important for your upcoming examination. So be with us and stay with us and we will make sure कि इस पूरे सेक्शन से कोई भी न्यूज़ आपके लिए बाहर ना जाए। तो देख लेते हैं आज की पहली न्यूज़ किस बारे में है। देखिए एडिटोरियल में एक बड़ी अच्छी सी न्यूज़ आई है कि क्यों इंडिया को अपना सॉल्ट इनटेक कट करना चाहिए। देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली WHO ने अगर आप देखेंगे तो अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करी है, जिस रिपोर्ट में आप जिसका नाम देख सकते हैं ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन। ठीक है, हुआ क्या है, इस रिपोर्ट में WHO ने एक चीज़ बताई है कि जो डेली आपका जो सोडियम इनटेक होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, वो लेस देन 5 ग्राम यहाँ पर होना चाहिए इन केस ऑफ द अडल्ट्स। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो आप देखेंगे इंडिया का जो ये प्रपोर्शन है ये आपको देखने मिलेगा 11%, विच इज़ वेरी मच हायर, which resulted into so many diseases. And because of that, what has been decided, यहाँ पर एक प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि वर्ल्ड के जो पॉपुलेशन है उसमें सोडियम के इनटेक को 30% तक यहाँ पर कम करना है बाय दी 2025। फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक प्रपोजल यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है और डेडलाइन जिसकी डिसाइड की जा रही है बाय दी 2030। ठीक है, प्रपोजल में क्या बात की जाएगी कि भाई लोगों की जो फूड चॉइसेस हैं, जो फूड सप्लाई मैकेनिज्म है, जो सोडियम का इंटेक यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, उसको प्रमोट करके कम करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इंडिया के स्कोर की अगर आप बात करें विच इज़ 11%, विच इज़ नॉट एट ऑल सेफ, तो आप पाएंगे कि इंडिया में आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं विद सो मैनी डिसीजेस। सो जस्ट इमेजिन इफ़ आई विल आस्क यू कि भाई कौन सी बीमारियां हैं जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक हैं या जिनसे लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो आई कैन बेट यू कि आप उसमें सोडियम से रिलेटेड होने वाली किसी भी बीमारी का नाम यहाँ पर नहीं लेंगे। सो एक्सेसिव सोडियम इनटेक की वजह से क्या होता है जी, देखिए एक बात समझ लीजिए, जब एक्सेसिव सोडियम इनटेक हो जाता है तो ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है द हायर रिस्क ऑफ, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा, ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे हायर इनटेक से हाइपरटेंशन बढ़ जाती है, हार्ट डिसीज़ बढ़ने के चांसेस होते हैं, इवन जो स्ट्रोक जैसी समस्या हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। इंडिया की बात करें तो आप देखिए कोई भी एक एवरेज इंडियन डबल यहाँ पर सोडियम का इनटेक कर रहा है, जो कि WHO के रिकमेंडेशन से बहुत ज़्यादा है। अब देखिए किया क्या जाना चाहिए, तो भाई रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले एक यहाँ पर एक बात की जा रही है कि आप देखेंगे धीरे धीरे कि जो एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन देखने मिलेगा आपको बिटवीन द रिड्यूस सोडियम इनटेक एंड डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, सो जैसे ही आप लोअर कर देते हैं अपने सोडियम इनटेक को बाय 1 ग्राम, ठीक है, अगर आप 1 ग्राम के हिसाब से भी इसे कम कर देते हैं पर डे, तो देखेंगे कि आपका 5 mmHg रिडक्शन यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे हम ब्लड प्रेशर या बीपी ऐसा लिखते हैं, इंडिविजुअल जो एज है वो यहाँ पर आपको कम होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो देखिए बीपी को एलिवेट करना आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों, आप देख लीजिए ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो वर्ल्ड में लगभग 54% जो डेथ हो रही हैं वो इसी की वजह से हमें देखने मिल रही हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो देखिए आपकी जो इकोनॉमी है उस पर कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस का एक लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कारण क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे बहुत से इनिशिएटिव लेती है जहाँ पर वो इन सारी चीज़ों से लोगों को लड़ने के लिए कुछ सपोर्ट देती है, कुछ सोशल बेनिफिट्स देती है। अलॉन्ग विद दैट आप देखेंगे इसकी वजह से प्री मेच्योर मोर्टालिटी, डिसेबिलिटी जैसी चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्या होगा जब ऐसी चीज़ें बढ़ेगी, तो भाई सरकार को सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, विच विल रिजल्ट इन टू कि ऐसी सिक्योरिटीज़ की वजह से हमारा जो गवर्नमेंट है उनके घाटे बहुत होंगे और उनको बहुत ज़्यादा डेफिसिट भी देखने के लिए मिल सकता है। कैसे मिलेगा भाई, किसी को कोई बीमारी हुई है, गवर्नमेंट ने
ने बोला कि ओके वी विल कवर इट, आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे, आप अपना इलाज करवाएंगे, एंड व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे इस सारी चीज़ों को पे करेगा। तो भाई क्या काम है या क्या करने की ज़रूरत है? तो देखिए, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, इंडिया में लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है अगेंस्ट द कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, क्योंकि ये एक प्राइमरी कॉज बन जाता है आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु होने का। एक और अगर यहाँ पर हम एक चौंकाने वाले तथ्य के बारे में बात करें तो आप देखेंगे नेशनल लेवल पर 38.5% जो महिलाएं हैं और लगभग 49% जो मैन हैं, इनको प्री हाइपरटेंशन की समस्या है। दैट मीन्स प्री हाइपरटेंशन का मतलब जो इनका ब्लड प्रेशर लेवल है वो 120 से लेके 139 mmHg में आपको देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज़ अगेन नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि इसकी वजह से आप देखेंगे स्पेशली इंडिया में भी अगर हम बात करें तो आप इंडिया में देख लीजिए जो नदर्न स्टेट्स हैं वो आपको देखने मिलेंगे इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए। ऑल राइट, तो इससे बीपी रिलेटेड इश्यूज बढ़ेंगे विच विल रिजल्ट इन टू एंड नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं। देखिए, ईट राइट इंडिया करके एक प्रोग्राम है जो हमारी गवर्नमेंट चला रही है ना। इसके थ्रू लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि भाई फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में अवेयर किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। इनफैक्ट इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ही इसको इम्प्लीमेंटेशन बॉडी का काम कर रही है। दूसरा, इन्होंने एक और बहुत अच्छा सोशल मीडिया कैंपेन यहाँ पर निकाला हुआ है, अगर आपको याद हो तो आज से थोड़ा कम, जिसमें डिसाइड किया गया है कि एवरेज इंडियन का जो इनटेक है 11 ग्राम का, उसको यहाँ पर कम करना। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एंटायर आर्टिकल। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर नंबर 2, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल इवेंट है कहीं पर भी घट रहा हो इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन में। हो क्या रहा है जी, यहाँ पर स्कॉटिश इंडिपेंडेंस के बारे में बात की जा रही है। चलिए समझ लेते हैं पूरा मुद्दा आखिर है क्या। देखिए, हुआ क्या है, रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो जो स्कॉटलैंड है ये चाह रहे हैं कि ये जो सेकंड रेफरेंडम यहाँ पर होने वाला है इनके इंडिपेंडेंस का फ्रॉम द UK, इसको ये होल्ड कर लें। अब याद रखिएगा, जब हम UK की यहाँ पर बात करते हैं तो UK कंसिस्ट करता है आपका इंग्लैंड, बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अदर देन इंग्लैंड यू विल सी स्कॉटलैंड इज़ द पार्ट। नेक्स्ट आपको वेल्स इसका पार्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और नेक्स्ट इज़ द नदर्न आइलैंड जिसका पार्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, और ये सारे मिलकर क्या बना देते हैं आपका जी, यूनाइटेड किंगडम्स। देखिए, हो क्या रहा है, जब आप स्कॉटलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर एक नया मुद्दा निकल कर आ रहा है। ये नया नहीं है, हालांकि दिस इज़ द सेकंड रेफरेंडम, तो एक तरीके से ये पुरानी बात यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। व्हाट इज़ हैपनिंग बेसिकली कि स्कॉटलैंड इज़ डिमांडिंग कि भाई वी वांट ऑल द राइट for ourselves, whether it is about our economy, whether it is about our parliament. We want a separate independent nation. We want a separate independent identity where we can take all the decisions for ourselves. Not like कि भाई एक कॉमन पार्लियामेंट है UK का जिसमें सबके लिए कॉमनली डिसीजन लिए जा रहे हैं। नहीं, we want to be the separate country so that we can take our own decision, we can see how we want to utilize our resources, और यहीं से ये पूरा मुद्दा हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए, स्कॉटलैंड की अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो थोड़ा सा हमें उसका इतिहास भी समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जैसा आप स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे होंगे कि इंडिपेंडेंस स्कॉटलैंड की बात करें तो बेसिकली इट वॉज फॉर्म इन दी 9th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पर 9th सेंचुरी में इसका फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिल जाएगा, एंड इट वेंट टू फाइट वॉज टू रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द किंगडम ऑफ इंग्लैंड। लेकिन 1603 में यहाँ पर क्या हुआ, दोनों किंगडम्स यहाँ पर एंटर हुए, एक पर्सनल यूनियन यहाँ पर बनाई गई और एक सी मोनार्क को बनाकर यहाँ पर रूल्स इस्टेब्लिश किए गए। वहीं 1707 में एक सिचुएशन ऐसी आ गई, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्नरेबिलिटी यहाँ पर देखने मिल गई, जिसकी वजह से दोनों साइड ब्रिटिश और स्कॉटलैंड पार्लियामेंट ने पास किया एक एक्ट ऑफ यूनियन, and they entering into the political union under the name of the Great Britain। याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए हुआ क्या,
ये जो एक एक्ट यहाँ पर आया, तो यहाँ पर स्कॉटलैंड से ऐसा नहीं उसके पूरे पावर ले लिए गए, बट स्कॉटलैंड के पास कुछ पावर थे, लाइक द डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पर हमें देखने मिलेंगे, बट इट डिड नॉट गेट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो इशू हुआ यहाँ पर कोई इक्वल रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड पार्लियामेंट में देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है, दो रेफरेंडम यहाँ पर किए गए 1979 और 1997 में। रिजल्ट क्या हुआ? इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू डेवलप पार्लियामेंट ऑफ स्कॉटलैंड इन 1999। ठीक है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट थी इसको भी मैंडेट किया गया फ्रॉम द लेजिस्लेशन ऑन डिवॉल्व्ड इशूज सच एज हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड सो ऑन, कि भाई आप इस पर डिसीजन ले लीजिए, लेकिन जो भी मेन डिसीजन है यहाँ पर वो कौन लेने वाली है, यही गवर्नमेंट लेती हुई हमें नज़र आएंगी। सो वॉट हैपन आफ्टर ऑल दीज इशू एंड एवरीथिंग कि भाई हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन यहाँ पर दे दिया जाएगा, लेकिन जितनी भी जो पावर रहेगी वो लेजिस्लेटिव पावर, डिफेंस पावर, फॉरेन पॉलिसी की बात कर लीजिए, ट्रेड की बात कर लीजिए, आप इमिग्रेशन की बात कर लीजिए, ये सारा सब कुछ सेंट्रल पावर के हाथ में रिजर्व रह जाएगा। रिजल्ट क्या हुआ? इस तरीके के विवाद बार बार देखने के लिए मिले और फाइनली 2014 में एक लास्ट रेफरेंडम किया गया। अब देखिए इस रेफरेंडम में हुआ क्या। ठीक है, इस रेफरेंडम में एक सिचुएशन हमें देखने मिली जहाँ पर 55% जो स्कॉटिश पीपल थे, इन्होंने वोट किया कि ये जो 3 शताब्दी पुराना, मतलब ये जो 1707 1979 में जो चीज़ें डिसाइड की गई थी, हम उसी ओल्ड यूनियन में रहना चाहते हैं। और केवल 45% ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला कि नहीं, वी डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस एनी मोर। ठीक है, अब हुआ क्या? लेकिन एक जो लार्ज प्रपोर्शन आपको देखने मिलेगा स्कॉटलैंड का, ये बोलने लगा कि नहीं यार, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात, खुद की एक आइडेंटिटी की जब बात आई, तो मेजरली जो स्कॉटिश पीपल थे दे डिसाइडेड कि नहीं, वी वांट टू बी सेपरेट एंड वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्कॉटलैंड 8% ब्रिटेन की पॉपुलेशन का, इकनॉमी का 1/3 यहाँ पर डिसाइड करता है। अब देखिए पूरा मुद्दा आखिर हुआ क्यों शुरू। देखिए हुआ क्या था, आप स्कॉटिश नेशनल पार्टी की बात यहाँ पर कर लीजिए, जिसका फॉर्मेशन हमें देखने मिला 1934 में। ठीक है, एक दो पार्टीज़ का यहाँ पर मर्जर हुआ और फाइनली इन्होंने क्या बोला, डिवैल्यूएशन ऑफ पावर की बात करी। नेशनल पार्टी ऑफ स्कॉटलैंड और एक स्कॉटिश पार्टी, ये दोनों पार्टी मिलकर फाइनली यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गई। अब होगा क्या, देखिए 1970s में, 1970s का वो टाइम था जब यहाँ पर नदन सी के पास क्या मिल गया जी, ऑयल डिस्कवर हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से जो एसएनपी था, इन्होंने एक पॉपुलर कैंपेन यहाँ पर रिलीज कर दी, एक सेंट्रल आइडियोलॉजी लोगों के दिमाग में डाल दी कि वी वांट इंडिपेंडेंस, और एक स्लोगन यहाँ पर चल गया दैट इट्स स्कॉटलैंड्स ऑयल। तो ये जो रिजर्व है, ये जो मिला है, ये स्कॉटलैंड का रिजर्व है, जिसकी वजह से इससे जितनी भी कमाई होगी, जो इससे रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होने चाहिए, वो किसके पास आ जाने चाहिए, स्कॉटिश लोगों के पास यहाँ पर आ जाने चाहिए। सो फाइनली ऑल दिस थिंग वॉज कंटिन्यूसली मूविंग। और आप देखेंगे कि एसएनपी गवर्नमेंट जो थी उसने बोल दिया कि दैट पीपल हु लिव्स इन स्कॉटलैंड शुड हैव द राइट टू डिसाइड if they want to be an independent country or not. So currently अगर हम बात करें, so they gets a block grant from the British government for a large part of its annual expenditure, which is planned to substitute with oil revenues from the North Sea once it get independence. So after all अगर हम स्कॉटलैंड की आज की सिचुएशन देखने की बात करें, तो आपको स्कॉटलैंड यूजुअली यहाँ से थोड़ा सा अलग नज़र आएगा। कारण क्यों यहाँ से अलग नज़र आने के, देखिए एक तो स्कॉटलैंड की अगर आप बात करें तो वो यूके से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, एक लिबरल कंट्री की तरह आपको देखने के लिए मिलेगा। ओपन इमिग्रेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं। एक फास्टर पुश दिया जाता है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। फ्री यूनिवर्सिटी आपको देखने मिल जाएंगी, फ्री एजुकेशन सिस्टम आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, टैक्सेशन ऑन हायर अर्नर्स जैसे सिस्टम आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, मतलब जो जितना कमा रहा है उसी के प्रपोर्शन में यहाँ पे अमाउंट देगा, और लोअर इनकम ग्रुप को यहाँ से दूर रखा गया है। सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पे स्कॉटलैंड में आप देखेंगे किसी भी कम्युनिटी को यहाँ पे दूर नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पे
BTQ की बात कर लीजिए, उनका भी इंक्लूजन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए इतने सब मुद्दे के बाद पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है, तो भाई ये रेफरेंडम कर क्यों नहीं रहे? देखिए जब तक यूके गवर्नमेंट इनको अलाउ नहीं करेगी, दे कैन नॉट हैव रेफरेंडम। तो जो पहला रेफरेंडम यहाँ पर हुआ था वो भी यूके पार्लियामेंट के यहाँ पर परमिशन की वजह से देखने मिला था। अब यूके के स्टैंड को भी यहाँ पर समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि बात हम कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बिलीव करती है जो SNP है वो फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं एक क्लियर पिक्चर देने में कि इशू को कैसे यहाँ पर रखा जाए। उनके पास कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है अबाउट द पेंशन, अबाउट द हेल्थ केयर सिस्टम, इनके पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। सो हाउ दे गोना रन द एंटायर इंडिपेंडेंट स्कॉटलैंड। ऑल्सो स्कॉटलैंड को यहाँ पे वार्न भी किया जा रहा है कि इट हैज़ ऑल्सो वार्न स्कॉटलैंड दैट इफ इट rejoins the EU it would lead to the creation of hard border between Scotland and Britain. So these are some of the issues जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए अदर देन आर्टिकल लेट्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट व्हाट इज द नॉर्थ सी ऑयल। ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है, सिर्फ आर्टिकल पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। नॉर्थ सी ऑयल की बात करें तो ये मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स कंप्राइजिंग लिक्विड पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोलियम रिजर्वॉयर्स बीनीथ द नॉर्थ सी। ब्रेंट क्रूड is still used today as a standard benchmark for the pricing oil, although the contract now refers to the blend of oils from field in the northern North Sea. अगर हम बात करें 1960s से लेकर 2014 तक की, तो इट वॉज रिपोर्टेड दैट 42 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, जिन्हें हम BOE के नाम से भी जानते हैं, हैड बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ सी since when production began, and there is still a potential of 24 billion BOE left remaining there, which is equivalent to, अगर हम बात करें, to about 35 years worth of production, and the North Sea will remain as important petroleum reservoir for the upcoming many more years to come. So this is why आप देखेंगे ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्कॉटलैंड के विवाद का। चलिए अगले आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है GS पेपर नंबर 3 के लिए। बात यहाँ पर की जा रही है कि एक हाई टाइम आ गया है कि कार्बन इमिशन देखिए रुक नहीं रहा है, कहीं ना कहीं से कार्बन फुटप्रिंटिंग की हम बात करें, एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन की बात करें, एयरबॉर्न पोल्यूशन की बात करें, फॉरेस्ट पॉल्यूशन की बात करें, तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली ये बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो पूरी आपकी इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर होता हुआ नजर आ रहा है। सिंस G20 की बात कर लीजिए, ठीक है, और G20 की शुरुआत के साथ ही इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर क्या करने वाली हैं, अपने कार्बन इमिशन को कम करेंगी। सो रिजल्टेड इनटू, कई बार इस बारे में विचार भी किया जाता है कि क्या हमें कार्बन टैक्सेस लगा देनी चाहिए। तो देखिए कार्बन टैक्स लगाने से होगा क्या, मान के चलिए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री A, एंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन काइंड ऑफ गुड्स जो कहीं ना कहीं कार्बन इमिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो व्हाट गवर्नमेंट डिड, इन्होंने बोला ठीक है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 100 रुपये है, हम इस पर 10% का टैक्स लगा देंगे। कौन सा? कार्बन टैक्स, अदर देन द नॉर्मल टैक्स। तो ये फाइनल जो कमोडिटी बन के आई मार्केट में वो कितनी हो गई, आपको मान के चलिए 150 रुपीज़ की, इंक्लूडिंग दिस टैक्स एंड दी अदर टैक्स। नाउ व्हाट डू यू थिंक, क्या मैन्युफैक्चरर ये अकेले बेयर करने वाला है? नहीं बेयर करने वाला है। आप इसे परचेज कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे, यहाँ से वसूल करेंगे आपसे। तो कहीं ना कहीं एक इनस्टेबिलिटी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं आज की डेट में जिन्होंने इस तरीके की इशू से बाहर निकलने के कुछ तरीके आजमा लिए हैं। कौन सी कंट्रीज़ अगर हम बात करें तो देखिए 3 वेज आपको देखने मिल जाएंगे प्राइसिंग कार्बन के, तो उनको समझ लेते हैं क्या। ठीक है, दिस वी आर डिस्कसिंग। तो इस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करें कार्बन टैक्स की डोमेस्टिकली, सो एज इन कोरिया, सिंगापुर, द यूज़ ऑफ एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम and the European Union and China, and the application of an import tariff on the carbon content as the EU is posing. So let's understand these system one by one. पहली बात हमने करी थी कोरिया और सिंगापुर की, जहाँ पर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो आप देखेंगे तो डोमेस्टिक टैक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, विच मीन्स देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज जिनके ऊपर यहाँ टैक्स लगाए जा रहे हैं। दूसरा सिस्टम हमें देखने मिलेगा TES, जो कि कहाँ पर लगाया जा रहा है, आप देखेंगे इसको, आप यूरोपियन यूनियन और चाइना में, इसको समझ लेते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है TES का। देखिए क्या होता है, मान के चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और इन्होंने अपना एक एमिशन बजट बना दिया। ठीक है, इंडिया ने बोला कि ठीक है हम एमिशन बजट के थ्रू क्या कर रहे हैं, कुछ जो हमारी कंपनीज़ हैं उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप इतने %
ऑफ कार्बन एमिशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि भाई एक इंस्टीट्यूट आ गया टाटा, एक आ गया रिलायंस, एक आ गया अडानी। इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, टाटा को बोला कि ठीक है हम आपको क्या करने वाले हैं 400 टन्स का कार्बन एमिशन अलाउ कर देते हैं। रिलायंस को बोल देते हैं हम आपको 500 टन अलाउ कर देते हैं, या अडानी को बोल देते हैं कि हम आपको 550 टन अलाउ कर देते हैं, और सो एंड सो फॉर, इसको कम भी किया जा सकता है। नाउ व्हाट हैपेंड, जब रिलायंस अपने कार्बन एमिशन का यूज़ कर रही थी, हो सकता है उसने ये 500 टन की जगह सिर्फ और सिर्फ 250 टन ही यहाँ पर इस्तेमाल करें और 250 टन इसके पास बचे। सो व्हाट रिलायंस कैन डू, इट कैन आइदर सेल दोज रिमेनिंग carbon emission credits to any of the company in return of money. ठीक है, so it can go and ask the Adani or the Tata bro, I have these 250 tons remaining in my account, so do you want these? Okay, they'll say yes, we need it because we want to do some more production and we are crossing the 400 tons of limit. What will happen, they can purchase those 250 tons. सो व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, आप देखिए जो कार्बन का एमिशन का जो लिमिट है वो उतनी ही सर्कल में है जितना रहना चाहिए। सो कंपनीज़ को भी यहाँ पर क्या लगेगा कि ठीक है हम कम खर्चा करें, कम यहाँ पे कार्बन एमिशन करें, रिजल्टेड इनटू व्हाट कि हमारे पास जो अमाउंट बच जाएगा उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, इसका एक्सचेंज भी कर सकते हैं। And the third concept you will see here about the application of an import tariff on the carbon content, जो कि EU में होता है। देखिए क्या होगा, EU में मान के चलिए आपको किसी तरीके का कोई सामान बेचना है, व्हाट विल हैपन, EU विल सी कि ठीक है मान के चलिए आप यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन बेचने आए हैं, EU विल सी इस मोबाइल फ़ोन को बनाने में आपने कितना कार्बन एमिशन किया है, एंड द अदर कंट्री या ऐसे कोई मोबाइल फ़ोन्स जो कि EU में ही बन रहे हैं इन पे कितना कार्बन एमिशन हुआ है, एंड देन it will impose certain kind of tariff on that particular emission, or it can in fact block कि भाई आप क्या कर रहे हैं, जो आपने कार्बन एमिशन किया है उसको यहाँ पे थोपने की कोशिश करें, in that can it can also reject that kind of product। ठीक, तो दीज आर द सिस्टम। आज की डेट में अगर हम बात करें तो यू विल फाइंड कि 46 कंट्रीज कार्बन एवरेज प्राइस सिर्फ $6 टन यहाँ पर कार्बन इमिशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। विच मीन्स अगर हम बात करें तो IMF ने ऐसा प्रपोजल यहाँ पर दिया है कि जो प्राइस फ्लोर होना चाहिए दैट शुड बी $75, $50, $25 टन्स ऑफ कार्बन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। ध्यान से समझिए, हर कंट्री के लिए अलग अलग यहाँ पर डिसाइड किया गया है। 75 फॉर द चाइना एंड इंडिया इट्स 50। इंडिया के लिए आपको 50-25 जैसी सिचुएशन यहाँ पर देखने मिलेगी, और माना गया है इसकी वजह से अगर आप बोलेंगे तो 2030 तक की एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर लगभग 23% जो कार्बन एमिशन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ सकते हैं, देखिए पहली बात अगर हम बात करें तो इंडिया खुद भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहा है। इंडिया में पेट्रोलियम आप देखेंगे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लगातार रेवेन्यूज़ यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, रिजल्टेड इनटू व्हाट, हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि वो डायरेक्टली डिस्करेज करे फॉसिल फ्यूल को, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, जो रेवेन्यू हो रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जो क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो दे आर एक्चुअली क्वाइट वल्नरेबल एज वेल एज एक्सपेंसिव। सो व्हाट पॉलिसी मेकर्स हैव टू चूज द टैक्स रेट विच वेरीज वाइडली फ्रॉम दी वन टू अनदर, रिजल्टेड इनटू व्हाट कि इंडिया के सामने जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आके खड़ा हो जाता है आज की डेट में, दैट इज इंडस्ट्रियल फर्म अबाउट लूजिंग देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस टू एक्सपोर्टर फ्रॉम कंट्रीज विद अ लोअर कार्बन प्राइजेस। तो मान के चलिए इंडिया में कोई चीज़ बन रही है, उस पर इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, रिजल्टेड इनटू वो चीज़ कार्बन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की वजह से इंडिया को उसकी कॉस्टिंग मान के चलिए 100 रुपये पड़ रही है, लेकिन दूसरी कंट्री में वही कॉस्टिंग 70 रुपीज़ की पड़ रही है। सो व्हाट विल हैपन, पीपल विल परचेज दिस 70 रुपीज़ थिंग। ठीक है, सो इसकी वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक इशू क्रिएट हो सकता है। ऑल्सो इट माइट also make sense to allow companies to use high quality international carbon credit to offset up of the certain percentage of their tax emission। ओके, सो दिस इज समथिंग इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए एक और पॉइंट यहाँ पर रखा गया था कि भाई देखिए कम्युनिकेशन इज द की। सो ऑस्ट्रेलिया रिपील्ड द 2012 टैक्स जस्ट 2 years आफ्टर इट वॉज इंस्टीट्यूटेड।
हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर इसको देखने के लिए मिल रहा था ईयू की वजह से या दूसरी कंट्रीज़ की वजह से, और एक हाई कार्बन टैक्स आप देखेंगे चाइना में लगा हुआ है, यूएस की बात करें, इंडिया की बात करें, रशिया की बात करें या जापान की बात करें। सो दीज अलोन मोर देन 60% ऑफ द ग्लोबल एफ्यूलेंट आप देखेंगे तो इन कंट्रीज से यहाँ पर एमिट किया जाता है। सो इट इज़ नॉट अबाउट एनी वन कंट्री कि ठीक है हम ज़्यादा कार्बन एमिट करेंगे या हम ज़्यादा कार्बन एमिट करेंगे, रादर एवरी कंट्री शुड कम टुगेदर, दे शुड टॉक अबाउट ग्रीन हाउस गैसेज, they should talk about the sustainable development goals, they should also talk about ki how communication and togetherness can reduce this entire carbon emission. All right, so I hope ये सारे के सारे आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू नॉट forget to make your own notes. So आज के लिए बस इतना ही. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. See you, thank you and bye bye.